ददन रात भर करवट बदलते रहे, कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर। हर करवट के साथ उनकी खटिया चूं चूं की आवाज करती, मानो उसे ददन का बार बार करवट बदलना पसंद नहीं और उसे तकलीफ हो रही है। वह बिस्तर से उठकर 4-5 बार लघुशंका के लिए गए, जबकि उन्होंने रात में ज्यादा पानी नहीं पिया था। वह रजाई को कभी सिर तक ढकते तो कभी छाती तक। कभी कभी वह उसे अपने पैरों की तरफ ढकेल देते, लंबी और गहरी सांस लेने की कोशिश करते, पर सफलता नहीं मिलती। भगवान का नाम लेने की कोशिश करते तो मन उचटकर कहीं और चला जाता। बहुत प्रयास करने के बाद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात बड़ी लंबी लग रही थी। काफी जागरण के पश्चात सुबह का सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ क्षितिज पर उदय हुआ, मगर यह लालिमा ददन के ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभाव के कारण उनके जीवन में आई कालिमा को मिटा पाने में असमर्थ थी। रज्जू की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। ऐसा बहुत कम ही होता था कि ददन को अपने पुश्तैनी मकान में नींद ना आए, वह भी अपनी खटिया में। ददन के लिए उनका पुश्तैनी मकान ही उनका चारों धाम था। आधा पक्का और आधी मिट्टी से बने खपरेल घर में ददन अपने संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। घर में 8-10 कमरे, एक बड़ी ओसारी और बीच में एक बड़ा सा आंगन था। सुबह के समय आंगन में सूरज भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते, अतः ठंड के दिनों में घर के सब लोग सुबह आंगन में ही आकर बैठ जाते, खासकर महिलाएं और बच्चे। घर के अगल बगल खेत और बगिया थी। बगिया की तरफ बिजली वाला 5 हॉर्स पावर का पंप लगा हुआ था। पीछे की तरफ जानवरों के लिए एक बड़ा सा कम ऊंचाई का ओसारी नुमा कमरा बना था। शादी ब्याह के समय खाने की पंगत ओसारी में बैठती और शादी आंगन में होती। इस मकान की दीवार में लगी मिट्टी और ईंटें दद्दा ने स्वयं अपने हाथों से ढोया और लगाया था। सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद पुरानी एक हत्थे की लकड़ी की कुर्सी से कुछ वंचित, सुस्त और शांत बैठे ददन एकटक अपने घर की तरफ देख रहे थे। छोटे अपने भाई के मन की चिंता को समझ गए, पर वह असहाय महसूस कर रहे थे। वह एक निम्न मध्यम वर्ग के किसान हैं, जिसकी आमदनी की पूंजी जोड़ने लायक नहीं होती। ददन और उनके भाई बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के थे। उनके पास जो भी रहता उसी में वह सुखपूर्वक गुजर बसर कर लेते, मगर कुछ जिम्मेदारियां और ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो इंसान को कमज़ोर और लाचार बना देती हैं। ददन और छोटे इस समय कुछ कुछ ऐसी ही दशा से गुजर रहे थे। भगवान यदि किसी को बिटिया दे तो उसे गरीब न बनाए। आज मैं चाह कर भी अपनी बेटियों के लिए अच्छे संपन्न घर का स्वप्न नहीं देख सकता, ददन ने मन ही मन सोचा। जमीन बेचने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, यह बात भैया को समझनी पड़ेगी। वहीं पास में बैठे छोटे ने मन ही मन विचार किया। जमीन, दद्दा की जमीन, पूर्वजों की जमीन। 3 एकड़ दद्दा को उनके हिस्सा बांट में मिला था और 3 ही एकड़ दद्दा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा। ददन के लिए यह जमीन भगवान से भी ज्यादा बढ़कर थी। वह दद्दा के साथ बचपन से इन खेतों में जाते थे। उन्होंने अपने दद्दा का इन खेतों के प्रति लगाव और स्नेह बिल्कुल निकट से देखा था। दद्दा खेतों को अपने पूर्वजों की तरह पूजते। वह रोज खेतों का 2 चक्कर जरूर लगाते। कई बार ददन ने सूरज भगवान से प्रार्थना किया कि हे सूरज भगवान, यदि अगला जन्म इंसान का मिले तो फिर से इन्हीं खेतों में जिंदगी बिताने का अवसर मिले। मैं हर रविवार आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा, कृपया आप मेरी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। एक स्वाभिमानी इंसान मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना चाहता। ददन कई सालों से रविवार का व्रत रख रहे थे। रविवार का व्रत रखने से क्रोध शांत होता है, ऐसा उन्हें बसदेइया अघोर ने बताया था। बसदेइया अघोर का इस गांव से नाता कई पीढ़ियों पुराना था। वह साल में 3-4 बार गांव आकर अपने लिए
कुछ अन्न पानी का जुगाड़ कर लेता। कभी कभी वह लोगों का हाथ देखकर जीवन, भाग्य, शादी और विद्या रेखाओं के बारे में बता दिया करता। उसे धर्म कर्म के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी थी। ददन की अम्मा बस देइया से हर बार एक ही प्रश्न पूछती कि मरने से पहले मुझे बुढ़ापे का कष्ट तो नहीं झेलना पड़ेगा। बस देइया का एक ही जवाब होता, अम्मा तुम चलते फिरते ही मर जाओगी। कब, कितनी उम्र है मेरी? अम्मा आगे पूछती। तिथि, महीना और बरस यह सब हम नहीं बता सकते अम्मा। मैं इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं और झूठ बोलना मैंने कभी सीखा नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि इस विद्या में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना यह ज्ञान नष्ट हो जाता है। सही बोल रहे हो बस देइया, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह कहकर अम्मा उसकी खुली हुई गठरी में 2 कुरई गेहूं और चने की दाल डाल देती। बड़ा भोला भाला इंसान है बस देइया। घोर तपस्या करने के बाद ही अघोर बनते हैं, पर इसमें तपस्या का अभिमान बिल्कुल नहीं है। ददन की अम्मा बस देइया के जाने के बाद खुद ही बोल पड़ती अपने आप से। बस देइया अघोर की कुछ भविष्यवाणियां सही भी हुई थी। उसने गांव के कौदेव गौतम को बचपन में ही बोल दिया था कि यह विदेश जाएंगे, और ऐसा सच में हुआ। कौदेव बचपन में बड़े उद्दंड और टंटप लिहा थे और उनका पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। लेकिन बाद में कौदेव पढ़ाई के प्रति लगनशील हो गए और बड़े इंजीनियर बने। वह पूरे 3 साल विदेश में रहे। ददन को उदास देखकर सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए छोटे अपने मन की बात बोले, भैया खेती से जब आमदनी नहीं होती है तब कुछ जमीन बेच देने में क्या हर्ज है? छोटे, जमीन बेचने की बात दोबारा मत करना। मैं अपने पुरखों की जमीन कभी नहीं बेचूंगा। ददन भावावेश में आकर हिदायत देते हुए बोले। छोटे चुप हो गए। वह ददन का बड़ा लिहाज करते थे और कभी उनसे बात नहीं बढ़ाते थे। भतीजी की शादी को लेकर वह भी बहुत परेशान थे। ददन का चेहरा सिकुड़ गया और उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह गुस्से में हैं। गुस्से के समय उनके चेहरे की आकृति बिगड़ जाती और देखने में कुछ अजीब से लगते। अम्मा अक्सर कहती कि ददन नकचढ़े और छिरहा हैं। गुस्सा उनके नाक में रहता है, पर वह दिल के बड़े साफ हैं। उनका गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतना ही जल्दी उतर भी जाता है। चाय के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। किसान का नाश्ता तो गुड़, चना और चाय ही होता है। नवंबर का महीना था। ठंड जोर पकड़ रही थी। खेतों में जुताई और बुआई का काम बड़ी तेजी से चल रहा था। हर साल की तरह मुख्यतः गेहूं ही बोया जा रहा था। कुछ खेतों में रहिला यानी कि चना और मसूरी भी बोई जा रही थी। चारों तरफ ट्रैक्टर और पंप की आवाज सुनाई देती। ट्रैक्टर और डीजल पंप से निकले धुएं ने वायुमंडल के काफी ऊपरी हिस्से तक अपनी पहुंच बना लिया। ऐसा लगता मानो यह धुआं ऊपर जाकर नीले आकाश को धुंधला कर देगा। खेतों में सफेद रंग के बगुले अपने भोजन की व्यवस्था में इधर उधर घूमते रहते। लोग कहते कि यह बगुले हर साल इस मौसम में दूसरे देश से भारत आते हैं। यह हमारे अतिथि हैं और हमारी भलाई के लिए आते हैं। ददन और छोटे खेती का काम देखते, जबकि भूरे व्यापार संभालते थे। भूरे के अनुसार व्यापार बिना फायदे का था, पर वह इस सोच के साथ इसमें जमे हुए थे कि एक ना एक दिन व्यापार से उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। भूरे सकारात्मक सोच के थे और संघर्ष की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। संघर्ष की भावना उन्हें अपने खानदान से मिली। ददन और छोटे भी उनका हौसला बढ़ाते रहते। तीनों भाइयों का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास आसपास के इलाके में एक उदाहरण था। ददन खेत में काम करते समय भी कुछ परेशान थे। वह मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसी खेती से क्या फायदा जिससे घर की छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी ना हो सकें। इसी कारण लोग खेती से दूर भाग रहे हैं। यदि इस दिशा में जल्द ही कुछ प्रयास नहीं किए गए तो लोग खेती करना बंद कर देंगे। इसके बाद खेती भी उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी और तब आम लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। जो गोभी हम 2 रुपए किलो में बेचते हैं वह बाजार में 30 रुपए किलो में बिकती है। उद्योगपतियों के हाथ में खेती जाने से
यही गोभी 100 रुपए किलो बिकेगी। इसका नाम बदलकर कुछ अंग्रेजी नुमा हो जाएगा। मकई का हाल हम सबको पता है। पहले इसे बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था, पर आज यह रईसों के खाने की टेबल में सम्मान पाता है। इसी तरह कोदव को गरीबों का भोजन कहा जाता था, पर आज यही कोदव कोडो राइस के नाम से 5 स्टार होटल की डिश है। जो लोग इसकी तरफ देखते तक नहीं थे, आज बड़े सम्मान के साथ खाते हैं और कई गुना पैसा अदा करते हैं। सच में हम भारतीय गुलाम मानसिकता लेकर पैदा होते हैं। यह शायद कई वर्षों की गुलामी झेलने के कारण हुआ है, पर अब तो लोगों को अपने अंदर स्वाभिमान की भावना जगानी चाहिए। खैर, ऊपर वाला कुछ न कुछ विधान सोचकर रखा ही होगा। यही सोचते सोचते ददन खेत में बनी नाली में गिर पड़े। उन्हें कुछ चोट भी लग गई, मगर वह खेत से वापस नहीं आए। किसान इतनी चोट को चोट नहीं समझता है, वह तो बनाई है बड़ी बड़ी चोट खाने के लिए। छोटे किसी बात को मन में ज्यादा देर तक नहीं दबा पाते थे। गांव घर के लोग कहते कि छोटे के पेट में कोई बात पचती नहीं है। यद्यपि वह आहार बहुत लेते और उसे ठीक तरह से पूरा पचा भी लेते, उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चूरन नहीं खाया। सुबह वाली बात छोटे ने शाम को फिर से कह दी, भैया, यदि यही हाल रहा तो खेती एक दिन बंद हो जाएगी। खेती बंद हो जाएगी तो इतनी बड़ी आबादी को खाना कहां से मिलेगा? यदि खेती से साल में 2 पैसे की भी आमदनी नहीं होगी तो कौन करेगा ऐसी खेती? बात तो तुम्हारी सही है। युवा लोग इसी कारण खेती से भाग रहे हैं। युवा लोग कहीं भी 2 हजार की नौकरी कर लेंगे, पर खेती करना उन्हें नहीं सुहाता है। सही कह रहे हो, लेकिन भैया, किसान दुखी रहेगा तो दुनिया में खुशहाली कैसे रहेगी? दुनिया में खुशहाली है ही कहाँ? सब असंतुष्ट और भूखे हैं। जिसके पास सब कुछ है वह और के लिए भूखा है, बल्कि वह सबसे ज्यादा भूखा है। ददन यह कहकर शांत हो गए। उन्होंने सिर को पकड़कर एक लंबी सी आह भरी। छोटे समझ गए कि ददन बात करने के मूड में नहीं है। वैसे भी ठंड सबके मुंह में जकड़न पैदा कर रही थी। सब लोग जल्दी से जल्दी रजाई के अंदर घुसना चाहते थे। रात को 2 बजे बिजली आएगी तो उठकर पंप चलाना पड़ेगा। इसकी ड्यूटी छोटे की थी। अपने काम में छोटे कभी फेल नहीं होते। ददन चुप्पी तोड़ते हुए अचानक बोले, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो। तुम तो कह रहे थे कि कृषि विभाग के वैज्ञानिक आर्यन सिंह खेती का बड़ा उज्जवल भविष्य बता रहे थे। वह बोल तो रहे थे कि आने वाले समय में खेती सबसे बड़ा व्यापार बनेगा और पढ़े लिखे लोग खेती से जुड़ेंगे। ऐसा कब तक में होगा? वह कुछ समय बताए हैं क्या? 2025 तक में। भगवान करे ऐसा ही हो। यह कहकर ददन ने रजाई सिर से ओढ़ ली। ठंड के मारे उन्हें उनके दांत कटकटा रहे थे। उनकी स्वेटर बहुत पुरानी थी और कई जगह से फटी हुई थी। रजाई में भी रुई की मात्रा कम हो गई थी। यह रजाई 10 वर्ष पुरानी थी और उन्होंने इसे शादी में मिले कंबल और रजाई के फटने के बाद बनवाई थी। चोट की वजह से उन्हें कुछ दर्द भी महसूस हो रहा था। बार बार घूम फिरकर उनके दिमाग में रज्जू की शादी की ही बात आती। जवान बेटी का घर पर रहना माँ बाप के लिए 24 घंटे की चिंता का विषय दे देता है। परिचित और रिश्तेदार भी एक ही प्रश्न पूछते हैं, कब कर रहे हो बिटिया की शादी? बिटिया की शादी की चिंता सारे गांव को रहती है, पर मदद कोई नहीं करता। यह सोचकर ददन ने एक लंबी जम्हाई ली। गारी गावें जनक जी की नारियां, दूल्हा श्री राम जी लला, करके सुंदर श्रृंगार चले अपनी ससुराल। लिहिन आरती सजाए, सासा लाई पूजन की थरियां, दूल्हा श्री राम जी लला। ददन की अम्मा रजाई के अंदर कुछ गा रही थी। ददन की माँ रोज सुबह और शाम के वक्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती। इस समय वह बेटों के साथ बैठकर कुछ दरबार कर लेती। दिन भर तो बेटे इधर उधर काम में लगे रहते। उन्हें भी रज्जू की शादी की बड़ी चिंता हो रही थी। क्या गा रही हो अम्मा? ददन ने पूछा। सुहाग। आज अचानक सुहाग गाने की इच्छा कैसे हो गई?
रज्जू की शादी का ख्याल मन में आया तो गाने लगी। ददन चुप हो गए। रज्जू की शादी इस साल कर देनी चाहिए। मेरी भतीजी की शादी पढ़ाई के कारण 25 साल तक नहीं हुई थी। इसके बाद लड़का ढूंढने में बड़ी समस्या आई थी। अम्मा ने ददन की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सोच तो मैं भी रहा हूं कि इस साल रज्जू की शादी कर दिया जाए। फिर समस्या क्या है? दहेज के लिए पैसा उधार ले लो, कोई नहीं दे रहा है। क्यों? पिछले साल रानी की शादी में पैसे उधार लिए थे और वह अभी तक चुका नहीं पाए हैं। खेती बेचने से जो पैसे मिले थे उससे ऋण चुका दो। वह पैसे बहुत कम है माँ। फिर क्या करोगे? वही तो सोच रहा हूं। कुछ देर शांत रहने के बाद ददन ने छोटे से उत्साहित होकर कहा, दुकौड़ी काका से पैसे मांग कर देखें। काका सब बात सुन सकते हैं, मगर पैसे की बात सुनते ही उन्हें जमाई आने लगती है। क्या हम उधार लेकर कहीं भाग जाएंगे? अब कौन समझाए काका को? वह हृदय से साफ हैं, पर पैसे के मामले में उनकी बुद्धि बहुत संकुचित हो जाती है। वाह रे पैसा! कोई लेकर आज तक ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन तब भी इतना मोह। भैया, लगता है आने वाले समय में पैसा सारे रिश्ते नातों की मर्यादा को समाप्त कर देगा। सही कह रहे हो। कलयुग में पैसे का महत्व तो बहुत बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दरबार करते करते बियारी का समय हो गया। रज्जू ने अंदर से आकर कहा, खाना तैयार है। क्या बनाया है मेरी बिटिया ने? रोटी तरकारी? काहे की तरकारी? कद्दू की। छोटे, रज्जू ने तरकारी बनाई है तो वह स्वादिष्ट होगी ही। जल्दी खाने के लिए चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। खाने के पश्चात सब बिस्तर में घुस गए। नींद आज भी ददन के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। जैसे ही उन्हें महसूस होता कि वह सो गए हैं, उनकी नींद खुल जाती और उनके दिमाग में पैसे वाली बात घूमने लगती। कम से कम 4-5 लाख का खर्चा तो आएगा ही। पिछले साल रानी की शादी में 4 लाख खर्च हुए थे। हम लोग थोड़ी बहुत जमीन जायदाद वाले लोग हैं, खुद को गरीब गोरुआ भी नहीं कह सकते। एक किसान दूसरे किसान की हालत समझ सकता है, पर दिखावटीपन ने दुनिया के ऊपर एक आवरण सा ढक दिया है। लोग समझते हुए भी कुछ नहीं समझते हैं। लगता है जमीन का कुछ हिस्सा बेचना ही पड़ेगा। दद्दा ने मरते समय कहा था, बेटा जमीन मत बेचना। ज्यादातर जमीन दद्दा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। सब नात रिश्तेदार भी कहेंगे कैसे नालायक बेटे हैं, कुछ बना तो नहीं सके, बल्कि जो कुछ भी था उसे भी बेच रहे हैं। लोग उलाहना और सलाह बिना मांगे ही दे देते हैं, जबकि मदद मांगने पर भी नहीं देते। क्या हम किसी का पैसा मार देंगे? 1 साल में नहीं तो 3-4 साल में सब कुछ पटा ही देंगे। पर किसी को इतना धैर्य नहीं है। ब्याज भी 3 रुपया सैकड़ा मासिक। मतलब एक बार ऋण लिया तो पटाते पटाते दाढ़ी सफेद हो जाएगी। यही सोचते सोचते ददन रात गुजार रहे थे। करवट और लघुशंका का दौर पिछली रात की ही तरह चल रहा था। आजकल ददन को रातें बड़ी लंबी लगती। वह मन से नहीं चाहते थे कि दिन के बाद रात आए। यदि उनका बस चलता तो वह ग्रहों की गति बदल देते, पर वह तो किसान है, कोई तांत्रिक नहीं, नेता नहीं, वैज्ञानिक नहीं। गरीबों और किसानों के लिए ठंड का मौसम खुशी और कष्ट दोनों देने वाला होता है। खेतों में उगे फसल के नन्हे नन्हे पौधे देखकर किसान खुश होता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। कुछ समय के लिए यह हरियाली थोड़ा सुकून और विश्वास जरूर देती है, मगर किसान के हृदय के भीतर दूर तक फैले वीरान मरुस्थल को यह पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती है। माघ पूस की ठंड भी किसानों और गरीबों के शरीर की हड्डियों को इधर उधर हिलाकर ढीला कर देती है। छोटे के अंदर जमीन का हिस्सा बेच देने की बात उफनाती नदी के पानी की तरह उछाल मार रही थी। वह गंभीर अधीरता के चंगुल में बुरी तरह जकड़ गए थे। वह मौका देखकर इसे बार बार बोलना चाहते। सुबह चाय की चुस्की लेते हुए ददन कुछ सोचते हुए बड़े चिंतित भाव से अपने बाएं पैर के अंगूठे की तरफ देख रहे थे।
छोटे से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने इस बात को कह ही दिया जो ददन सुनना पसंद नहीं करते थे। भैया, जमीन बेच देते हैं। आज ददन चुप रहे। कुछ हिस्सा बेच देने से पिछला कर्ज पट जाएगा और रज्जू की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा, छोटे ने कहा। अम्मा बहुत दुखी हो जाएंगी। हम लोग समझाएंगे तो वो मान जाएंगी। रज्जू की शादी के लिए आखिर वो भी चिंतित हैं। किसको समझाने की बात चल रही है? अम्मा ने वहां पहुंचकर पूछा। अम्मा, हम सोच रहे हैं कि सड़क के किनारे वाली जमीन का कुछ हिस्सा बेच देते हैं, छोटे ने कहा। क्यों? पैसे का और कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा है। वह जमीन तुम्हारे बाबूजी ने अपनी मेहनत से खरीदा था और उन्हें वह बहुत पसंद थी। हमें पता है अम्मा, पर हम विवश हैं, छोटे ने कहा। अम्मा ने ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। वह सिर नीचे करके वहीं बैठ गईं और अपने पैर की उंगलियों को हाथों से पकड़ पकड़ कर इस तरह से देखने लगी मानो उन्हें पहली बार देख रही हों। व्यवस्था इंसान को खोखला कर देती है। इंसान अपने आप तक ही सिमटने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद अम्मा उठकर अपने कमरे में चली गईं। हे चिरहुला के बजरंग बली, यही दिखाने के लिए आप मुझे जीवित रखे हुए हैं? मैंने तो हमेशा आपकी मनौती समय पर दी है, सदैव आप पर विश्वास किया है। क्या आपके पास हमारी समस्या का कोई उपाय नहीं है? गरीबों के लिए यदि आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? अम्मा ने मन ही मन चिरौला नाथ से प्रश्न किया। हे चिरौला नाथ, बिना जमीन बेचे ही पैसे का जुगाड़ हो जाएगा तो मैं शुद्ध घी के रोट चढ़ाऊंगी इसी साल आषाढ़ के पूर्णमासी को, अम्मा ने बजरंग बली को सुमिर कर यह कहा। बजरंग बली ने उनकी हर उस मांग को सुना है जो उनके हित की रही हो। अम्मा, बाकी तो जानती हैं कि भाग्य में लिखा हुआ मिट नहीं सकता। ददन और छोटे ने सहमति बना ली। दोनों ने भूरे से राय मांगी तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। इस तरह सड़क के किनारे वाली जमीन का कुछ हिस्सा बेचने का निर्णय कर लिया गया। कुछ वर्ष पहले तक गांव की जमीन की कीमत 3 लाख रुपए एकड़ थी। उदारीकरण के बाद आए अथाह पैसे ने लोगों का ध्यान जमीन में निवेश की तरफ खींचा। जब शहर की जमीन नहीं बची तो निवेशक गांव की तरफ मुड़ गए। कुछ सालों में भू माफियाओं ने ऐसा खेल खेला कि अब गांव की जमीन भी 25 लाख रुपए एकड़ में बिक रही थी। गरीब किसान अब जमीन बेच तो सकता था पर खरीद नहीं सकता। सड़क से लगी खेती की जमीन पर अब प्लॉट्स ही प्लॉट्स दिखते थे। शहर से लगा इलाका फैलता ही जा रहा था। ऐसा लगता कि कुछ सालों के बाद भूमाफिया गांव की पूरी जमीन ही खरीद लेंगे। खेती की बुआई के बाद रज्जू के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। जल्दी ही बगल के गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का मिल गया। वह गांव के स्कूल में गणित का मास्टर था। घर में खेती बाड़ी भी थी। यह लोग बहुत अच्छे थे और दहेज वगैरह लेने देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। पर ददन को पिछले साल का अनुभव याद था और फिर बेटी को कुछ न कुछ देना भी तो था। शादी की तारीख पक्की कर दी गई। अम्मा रज्जू की शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी, पर मन ही मन वो उदास रहने लगी। उन्हें अपना गुजरा हुआ वक्त याद आने लगा। शादी के बाद जब वह ससुराल आई थी तो पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वह ददन के दद्दा के लिए खाना लेकर खेत जाया करती। दयाराम ने रात दिन मेहनत करके कई खेत खरीदे। सड़क के किनारे वाला खेत उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय था। उन्होंने इसमें एक सुंदर बगिया लगवाई जिसमें आम, अमरूद, जामुन, नींबू, केला, कटहल इत्यादि के विभिन्न पेड़ थे। उन्होंने खेतों के मेड़ में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी लगवाए। कभी कभी इन्हीं गुलाब के पेड़ों से फूल तोड़कर वह ददन की अम्मा के कान में लगा देते। दयाराम की मौत के बाद यह खेत ददन की अम्मा को भावनात्मक रूप से उनके पति से जोड़ता। वह दिन में एक बार इन खेतों का चक्कर जरूर लगाती। ऐसा करने से वह खुद को अपने पति के नजदीक महसूस करती। वह सोचती कि यदि यह खेत बिक गया तो वह अपने पति को ऊपर जाकर
क्या मुंह दिखाएंगी। शादी तय हो जाने के बाद खेत को बेचने की तैयारी होने लगी। छोटे गांव के ही मुन्ना भाई के साथ शहर के एक सेठ से मिलने गए। सेठ ने आसपास के गांव की कई एकड़ जमीन खरीद रखी थी। सेठ ने अपने धंधे के लिए एक एजेंट रखा हुआ था। सड़क के किनारे की जमीन बेचनी है, मुन्ना भाई ने सेठ से कहा। एजेंट से बात कर लीजिए। एजेंट मजीद भाई वहीं खड़े थे। कौन सी जमीन है? मजीद भाई ने छोटे से पूछा। छोटे ने जमीन के बारे में विस्तार से समझाया। 20 लाख रुपए देंगे, मजीद भाई ने कहा। चलो छोटे, कहीं और बात कर लेते हैं। अरे रुकिए मुन्ना जी, आप बड़ा जल्दी निर्णय लेते हैं, मजीद भाई ने कहा। आप हम लोगों को भिखारी समझते हैं क्या? हम अपनी जमीन की कीमत मांग रहे हैं, आप नहीं देंगे तो कोई और मिल जाएगा। चलिए 25 लाख दे देते हैं। मुन्ना भाई छोटे को लेकर उठकर जाने लगे। रुकिए रुकिए, आप क्या कीमत लगाए हैं? 35 लाख खेत का और 5 लाख बगिया का। यह ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहीं और बात कर लेते हैं। इतने पैसे जब कोई नहीं देगा तब हम वापस आकर आपसे बात कर लेंगे। यह कहकर मुन्ना भाई उठने लगे। चलिए चलिए, यह सौदा मुझे मंजूर है। पैसा कब तक में मिलेगा? 10 लाख अभी, बाकी रजिस्ट्री के बाद। मंजूर है। रजिस्ट्री हम अपने हिसाब से कम रेट में करेंगे। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों को भी पता है कि आप लोग यही सब करके अपने धन की रक्षा करते हैं। मुन्ना भाई, आपको इस धंधे के बारे में सब पता है, मजीद भाई ने कहा। आप लोगों ने गांव के अगल बगल की सारी जमीन खरीद ली है। यही सब सुन जानकर हम लोगों को रेट के बारे में पता चलता है। आप लोग बेचते हैं तो हम खरीदते हैं, इसमें हमारा क्या दोष है? आजकल जमीन बेचना शौक बन गया है। हम शौक के लिए जमीन बेच रहे हैं? मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जमीन बेचकर आलीशान घर बनवाते हैं और महंगी गाड़ी खरीदते हैं। जब जमीन से मिले पैसे खत्म हो जाते हैं और पेट्रोल के लिए पैसा नहीं रहता है, तब सस्ती कीमत में गाड़ी को बेच देते हैं। बाप दादा की मेहनत की कमाई कौड़ियों के भाव बिक जाती है और दोष हम लोगों को दिया जाता है। आप बगल के गांव के चौबे जी की कहानी तो जानते ही होंगे। लड़कों को पढ़ाने के लिए उन्होंने सारी जमीन बेच दी, लंबा डोनेशन देकर बच्चों का प्राइवेट कॉलेज में एमबीए में दाखिला करवाया। लड़कों ने किसी तरह खींच खांच कर पढ़ाई पूरी किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। कॉलेज से पढ़कर घर वापस आने के बाद उनके खर्चे अलग से बढ़ गए। दूसरों की देखा देखी उन्होंने लड़कों के लिए एक महंगी कार खरीद दिया। घर में कुछ कमाई थी नहीं। जब पेट्रोल के लिए पैसा नहीं बचा, तब गाड़ी को बहुत कम कीमत में बेचना पड़ा। आज यह हालत है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी इधर उधर भटक रहे हैं। जब तक जमीन थी तो कम से कम खाने की चिंता नहीं रहती थी। एक सामाजिक हैसियत भी बनी हुई थी, पर दिखावटीपन ने सब कुछ 2-4 साल के भीतर ही नष्ट कर दिया। मुन्ना भाई चुप रहे। यह तो घर घर की कहानी थी। सब समय का खेल है। नई पीढ़ी बिना मेहनत किए सब सुख भोगना चाहती है। उसे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। पूर्वजों के परिश्रम की कीमत का आकलन वह नहीं कर पा रही है। कैसे रात दिन कष्ट सहकर पूर्वज मेहनत करते थे और अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश करते थे, इसका अंदाजा नई पीढ़ी को नहीं है। आज की पीढ़ी के पास सोचने समझने का ज्यादा वक्त ही नहीं है। वह बेचैन है। उसे आने वाली पीढ़ियों की नहीं, बल्कि अपनी चिंता है। वह जीना चाहती है भरपूर, झक्कास तरीके से, एकदम बिंदास, बिना किसी परेशानी और तनाव के। छोटे इतने पैसे पाकर खुश हो गए। इस पैसे से सारा ऋण चुक जाएगा और रज्जू की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। बचे हुए पैसे से कहीं सस्ती जमीन भी खरीद लेंगे। कुल मिलाकर हमारे पास पहले के बराबर ही जमीन हो जाएगी। छोटे ने घर वापस आकर सारी बात ददन और भूरे को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। इतने पैसे की उम्मीद इन दोनों ने भी नहीं लगाई हुई थी। दोनों ने मुन्ना भाई की होशियारी की खुले दिल से तारीफ की। ददन निश्चिंत हो गए कि अब शादी बड़े आराम से हो जाएगी। लड़के वालों ने कुछ मांग नहीं की है, अतः शानदार स्वागत होना चाहिए। ददन ने छोटे और भूरे से कहा, जरूर भैया। चलो फिर जुट जाते हैं अपने अपने काम में।
यह कहकर ददन पनही पहनकर खेत की तरफ चले गए। भूरे अपना शादी का कोट और बूट पहनकर पुरानी स्कूटर लेकर व्यवसाय के काम से शहर निकल गए। यह स्कूटर उनके मामा के लड़के ने उन्हें दिया था और यह 21 साल पुरानी थी। छोटे ने अपने कमरे में आकर सारी बात पत्नी को बड़े विस्तार से बताई। वह हर काम में पत्नी से सलाह मशवरा जरूर करते। गांव घर में कुछ लोग छोटे को मेहरा भी कह देते, पर वह किसी की परवाह नहीं करते। हाँ, अम्मा भी जब कभी कभी गुस्से में उन्हें जोरू का गुलाम कहती, तब उन्हें जरूर थोड़ा कष्ट होता था। पैसे का जुगाड़ हो जाने से छोटे बड़ी राहत महसूस कर रहे थे। दई दे बुलौआ राधे का अवध में हो, दई दे बुलौआ राधे का, राधे बिन होरी को खेली अवध में हो। दई दे बुलौआ राधे का, मिलकर होरी सब खेल अब अवध में हो। दई दे बुलौआ राधे का। छोटे खुश होकर फाग गाने लगे। फाग फसल के पकने के समय गाया जाता है। शुरुआत बसंत से होती है और फिर होलिका दहन से अगले कुछ दिन तक इसे गाया जाता है। सब लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों का यह मुख्य लोकगीत है। पर आज की नई पीढ़ी फगुआ में रुचि नहीं लेती है। फगुआ भी अब इतिहास बनने के कगार पर है। रबी की फसल के कटाई व गहाई होने के बाद शादी की तैयारी चालू कर दी गई। सभी नात रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया जाने लगा। ददन, छोटे और भूरे सब जगह जाकर अपने हाथों से निमंत्रण कार्ड दे रहे थे। तैयारी में लगे रहने से दिन कैसे बीत गए इसका पता ही नहीं चला। आखिर वह शुभ दिन आ ही गया जब ददन के घर बारात का आगमन हुआ। करीब 200 बाराती थे। बारात बस से आई। दूल्हे के लिए फूलों से सजी पुरानी मारुति कार थी। जनमास से लेकर ददन के घर तक बारातियों ने दुलदुल घोड़ी नचवाई। नए लड़कों ने फिल्मी नाच किया। पेलंद दुबे और पौआ ठाकुर ने खूब मस्त होकर नाचा। यह घराती थे, मगर ज्यादा पी लेने से बारातियों की तरफ से नाचने लगे। पेलंद दुबे और पौआ ठाकुर को मजबूरी में अपने पूर्वजों की जमीन बेचनी पड़ी थी। दोनों को इस बात से गहरा सदमा लगा और वह निराशा की गर्त में चले गए। इसी समय गलत संगति की वजह से उन्हें शराब पीने की आदत पड़ गई। इसके बाद उनकी बची हुई जमीन शराब की लत की वजह से बिक गई। अब वह अपने क्षेत्र में नौटंकी करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों दिल से बहुत साफ हैं और दूसरों की भलाई के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हमारे दुआरे पिपरिया के बिरबा, कुसुम छुए आधी रात, देहा न मोरी माया सोने के टुकनिया, फुलवा बिनय हम जाब, फुलबा बिन बिनी कोट लगायूं, मोरे बाबुल चुनरी रंगाव। गांव की औरतें बियाह गा रही थीं। बैंड बाजा, दुलदुल घोड़ी, बढ़िया पकवान, क्या क्या व्यवस्था नहीं किया था ददन ने। ददन की व्यवस्था बारातियों से 20 ही थी, 19 नहीं। द्वार पूजा छोटे ने करवाई। द्वार पूजा के बाद बारातियों को भोजन के लिए ले जाया गया। रात्रि के भोजन के समय औरतें आंगन के एक तरफ बैठकर बारातियों के लिए गारी गा रही थीं। बारातियों के लिए खाने की पंगत आंगन में ही लगवाई गई, क्योंकि गर्मी के मौसम में उसारी के अंदर बड़ी गर्मी हो जाती थी। आंगन में रात्रि को खुले आसमान का चांद कुछ शीतलता प्रदान करता था। मैं तो खेलन गई बारू रेत, मुदरिया मोरी होई रे गिरी, मैं तो ससुरा जगायो आधी रात, सास मोर गारी देत उठी, ओ मैं तो जेठा जगायो आधी रात, जेठानी मोर गारी देत उठी। सलगे बाराती हैं अनपढ़ कि अंग्रेजी सारे जाने नहीं, मुर्गा बनावा ई सबका, ABCD पढ़ावा ई सबका, कि अंग्रेजी सारे जाने नहीं, 1 2 पढ़ावा ई सबका, कि अंग्रेजी सारे जाने नहीं। बाराती अपने लिए गारी सुनकर बहुत हंस रहे थे। सबने भोजन का जमकर आनंद लिया। ददन ने 20 प्रकार के व्यंजन बनवाए। खट्टे, मीठे, नमकीन, तीखे और मिश्रित स्वाद के अलग अलग व्यंजन।
खाने के बाद बढ़िया बंगला पान। बाराती ऐसे प्रेम भरे स्वागत से गदगदा गए। इससे पहले आसपास के क्षेत्र में ऐसा स्वागत उन्होंने न कभी सुना था और न देखा था। बाराती लड़के के पिता को बधाई दे रहे थे कि इतना बढ़िया नात रिश्तेदार मिले हैं, धन्य हो राम सरोवर, धन्य हो, ऐसा दिलदार समधी मिला है। विदाई में भी बहुत सा सामान दिया गया और सभी बारातियों को पूरे 50-50 रुपए विदाई। बुजुर्गों को धोती और कुर्ते का कपड़ा अलग से। झुकुर मुकुर दिया बारह बारह सगली रात, बाबू के चौपाल माया उनकी झांपी सांझे सांझे सगली रात। ढम ढम ढोल बज रहा है। इसी गीत के साथ रज्जू की विदाई हो गई। ददन की आंखों में आंसू थे, पर इसमें बेटी की विदाई के दुख के साथ साथ उसके अच्छे घर में जाने की खुशी भी शामिल थी। वह अपनी लड़कियों को बहुत मानते थे। अम्मा ने भी रज्जू को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। वह बहुत खुश थी कि रज्जू को अच्छा घर मिला है। सभी नात रिश्तेदारों के आने के कारण घर में चहल पहल बनी हुई थी। अम्मा सभी के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करती, पर जमीन बिकने की बात से वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी थीं। उन्हें लग रहा था कि उनके पति उन्हें दोबारा छोड़कर चले गए। रज्जू ने दादी से गले लगकर रोते हुए वादा किया कि वह जल्द ही उनसे मिलने वापस आएगी। उसने दादी को अपना ख्याल ठीक से रखने के लिए कहा। बसदेइया अघोर शादी के अगले दिन पूरी मंडली के साथ पहुंचा और खूब पूरी तरकारी खाई। शादी ब्याह की खबरें अघोर जरूर रखते हैं। चारों तरफ की जमीन बिक जाने से गांव की गली गली अब बदली बदली सी लगती। गांव का नक्शा पूरी तरह बदल गया। खेत बट बट कर छोटे हो जा रहे थे। ऐसा लगता मानो खेत भी अपने बंटवारे से दुखी हैं। आखिर बार बार बिकना कौन चाहता है। बड़े बुजुर्गों को गांव की यह दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह व्यथित और असहाय महसूस करते थे, भीष्म की तरह। विदाई का दिन रोने धोने में ही चला गया। आज वह भी रोए जिनके आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे। कोई भी आंसू की बूंद नकली नहीं थी। दोपहर के बाद माहौल कुछ हल्का हो गया। लाउड स्पीकर अभी भी बज रहा था। लोग लाउड स्पीकर का गाना अपने घर से सुन रहे थे। लाउड स्पीकर उत्सव के ही समय बजाया जाता है। इसमें बजने वाले गाने जरूर उत्सव और समय के अनुसार नहीं रहते। देवी पूजा में भी फिल्मी गीत ही बजाए जाते हैं। भूरे ने कुछ साल इस व्यवसाय में भी हाथ आजमाया था। वह हारमोनियम अपने हाथों से बजा लेते थे, वह भी पूरे धुन से। परिवार वालों का रात्रि का भोजन ददन के घर में ही था। ददन की अम्मा ने रात का खाना नहीं खाया। घर वाले सबको खिला पिला कर सो गए। सबने सोचा कि मिठाई वगैरह खा लेने से अम्मा का पेट खराब हो गया होगा। उत्सव के समय वह मीठा कुछ ज्यादा ही खा लेती थी, खासकर रसगुल्ला, जलेबी और बूंदी। सुबह सब लोग कुछ देर से उठे। 2 दिन की मेहनत ने सबको थका दिया था। शादी के दिन घर वालों को पूरी रात जागना पड़ा था। अम्मा भी सोकर नहीं उठी। जब काफी देर हो गई तो बड़ी पुतोह उन्हें जगाने के लिए उनके कमरे में गई। उसने पाया कि अम्मा हमेशा के लिए सो गई हैं और अब वह कभी नहीं उठेंगी। उनकी सांस नहीं चल रही थी और हृदय भी धक धक नहीं कर रहा था। ददन, छोटे और भूरे को जब यह खबर लगी तो वह दौड़कर अपनी अम्मा के पास पहुंचे और वहीं बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगे।